जय हिंद दोस्तों। दुबई, पैसा, लग्जरी, पार्टीज, लाइफस्टाइल और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, ये सब हमारे दिमाग में आते हैं जब भी हम नाम सुनते हैं इस यूएई के शहर का। और शायद इसीलिए 34 लाख भारतीय माइग्रेंट्स हमारे देश के हैं में, जो कुल 42% है यूएई की जनसंख्या का। लेकिन इस सुनहरे आंकड़ों के बीचों बीच छुपा है दुबई का एक काला सच। अच्छा, ऐसा क्यों? तो चलिए एक आंकड़ा देखते हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच रोजाना हर रोज 5 भारतीय माइग्रेंट्स की मौत हुई है दुबई में, हर रोज। और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर आखिर ऐसा हो क्या रहा है जो इस चमचमाते शहर, जिसकी चमक हम हमेशा देखते हैं सोशल मीडिया पर, वो क्यों एक कब्रगाह बनता जा रहा है हमारे देश के लो इनकम लेबरर्स के लिए, जो वहां जाते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। और सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या असलियत इस दुबई के चमक की? ये पूरी कहानी शुरू होती है 1960 के दशक के आखिरी में, जब ब्रिटिशर्स छोड़कर जाते हैं यूएई को, जिसकी धरती पर शुरू ही हुआ था ऑयल और सोने का मिलना। लोकल अम्यूनिटीज उस वक्त मुख्यतः एक ऊंट पालने वाले अनएजुकेटेड लोग थे, जो बिल्कुल क्लूलेस थे अपने इस नए नए मिले धन के इस्तेमाल को लेकर। और इन्हीं सब के बीच वहां के क्राउन प्रिंस शेख मखदूम ने विदेशी लोगों को वहां बुलाना शुरू किया, दुबई को एक वर्ल्ड क्लास सिटी, टूरिज्म सेंटर बनाने के लिए। लेकिन आखिर कोई क्यों जाएगा वहां? शेख ने ये काम पूरा किया वहां पर एक टैक्स फ्री रिजीम देकर, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं। और शायद इसी का नतीजा है, आज मात्र 11% इमिरेटीज ही हैं खुद के ही देश यूएई की जनसंख्या में। आज दुबई की पॉपुलेशन 3 हिस्सों में बटी हुई है, जो पूरी तरह से निर्भर है एक दूसरे पर। पहले, प्रभावशाली और अमीर एमिरेटीज। अगर आप देखते हैं शेरों और दूसरे विदेशी जानवरों को बड़ी महंगी कारों में दुबई में, तो आप जान लें ऐसे किसी भी जानवर को पालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है यूएई में। पर यह एक सामान्य दृश्य है वहां के अमीर एमिरेटीज के बीच। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिर आते हैं अमीर विदेशी प्रोफेशनल्स जैसे सीईओ, बैंक मैनेजर, प्रोजेक्ट हेड्स, जो अपने आरामदायक हाई पे चेक वाली लग्जरियस लाइफ में मशगूल होते हैं, और जो वीकेंड्स पर बार्स में बैठकर अपने खुद के ही देश की हालत को कोसते हैं। और इन्हीं की लाइफ दिखाई जाती है तीसरे वर्ग के लोगों को दुबई बुलाने के लिए। और ये तीसरा वर्ग वो है जो सबसे ज्यादा तादाद में पहुंचता है दुबई अपनी गरीबी को खत्म करने और एक बेहतर भविष्य का सपना पूरा करने के लिए, जिनकी आबादी 70% है दुबई शहर की। गरीब विदेशी माइग्रेंट वर्कर्स, मुख्यतः पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारे भारत से, जिन्हें सपने दिखाए जाते हैं दुबई की चकाचौंध के, और वो कैसे भी पैसे जोड़कर ट्रैवल एजेंट्स को देकर पहुंचते हैं दुबई। पर जब वो उतरते हैं तो उनका सामना होता है दुबई की चकाचौंध की असलियत से। पहुंचते ही इन वर्कर्स से उनका पासपोर्ट जब्त किया जाता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा। 12 से 14 घंटों का काम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 50 डिग्री की तपते दिन में रेगिस्तान के बीचों बीच 4-5 लोगों के साथ छोटा सा कमरा शेयर करना, जहां भीषण गर्मी में ये लोग रहते हैं मात्र एक पंखे के भरोसे, ना साफ पीने का पानी और ना ही किसी भी तरह का मेडिकल केयर। तो अब सवाल लाजमी है आपके और मेरे मन में, तो ऐसे बुरे हालात दिखते क्यों नहीं कभी दुबई में? क्योंकि ऐसे सभी वर्कर कैंप्स 40-50 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं दुबई शहर से, ताकि उसकी जगमगाती इमारतों पर इन गरीब वर्कर्स की छाप ना पड़े। इसीलिए जब बेन एंडरसन, एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट की रिपोर्ट दुनिया के सामने आई, तो हर कोई स्तब्ध रह गया था वहां के माइग्रेंट वर्कर्स की हालत देखकर। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिर्फ माइग्रेंट लेबर वर्कर्स के साथ ही नहीं, बल्कि फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ भी कोई नई बात नहीं है। साउथ ईस्ट एशियन देशों से आई इन लड़कियों को जानवरों की तरह 24 घंटे काम करवाया जाता है नॉन स्टॉप। मारपीट से लेकर सेक्सुअल हरासमेंट, हर तरीके से इन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और इनकी मदद खुद उनके देश की एम्बेसी तक नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है उसी वक्त जब वो पहुंचते हैं दुबई। दुबई का एक और काला सच, जिसे जानते बूझते नजरअंदाज किया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन। और इसे समझने के लिए हमें इसका मोडस ऑपरेंडी समझना होगा। दुबई के स्कॉट एजेंट्स बहुत सारी इंस्टाग्राम गर्ल्स को विश्व भर में डीएम करते हैं, और उनमें से कुछ पैसों की खातिर इस दलदल में शामिल होने के लिए तैयार भी हो जाती हैं, जिसका नतीजा साल में 5 से 6 बार दुबई की ट्रिप्स पर, मेजरली ओवरनाइट स्टे। और शायद इसीलिए दुबई का ओवरनाइट इंटरनेशनल विजिटर स्पेंड उसकी जीडीपी का 11% है, जो कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 1970 से दुबई के अंदर एक्सपेंशन बहुत ज्यादा रफ्तार में हुआ।
याद होगा वो शेख मखदूम का नो टैक्स रिजीम, जिसका नतीजा कोई भी सही तरीके की सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी डेवलप नहीं हो पाई और आज इसी सीवेज को डायरेक्टली सी वाटर में डंप किया जाता है, जो इवेंचुअली इन्वायरमेंट और मरीन लाइफ दोनों के लिए प्रॉब्लमैटिक इशू है। चाहे वो एयर कंडीशनिंग का अत्यधिक तरीके से इस्तेमाल हो ऊंची कांच की बिल्डिंग्स को ठंडा करने के लिए, ऑल थैंक्स टू गल्फ की टेम्परेचर कंडीशंस, या फिर अनेकों स्टेडियम्स को ठंडा रखने के लिए हजारों गैलन पानी जो लाया जाता है समुद्र के पानी को डीसैलिनेट करके, और इन सब का नतीजा CO2 का हाई एमिशन और दुबई का दुनिया का नंबर 1 पर रेसिडेंट कार्बन फुटप्रिंट होना। जहां अफ्रीकन देशों में लोग भूख से तड़प रहे होते हैं, वहीं उनके पास के दुबई में हर रोज करीबन 35% खाना बर्बाद होता है, और जो रमजान के महीने में 60% से भी ऊपर चला जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि दुबई एक वर्ल्ड क्लास सिटी की तरह उभरा है, मगर यह भी हकीकत है कि इसके पीछे इमिग्रेंट लेबरर्स की ह्यूमन राइट्स वायलेशन और मॉडर्न डे स्लेवरी ही है। चाहे वो चमचमाती बिल्डिंग्स हो, कार्स हो या एक लग्जरी लाइफस्टाइल, ये चीजें एक ऐसी पिक्चर पेंट करती है दुबई की, जिसे देखकर कोई भी अभिभूत हो जाए। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हर चमकने वाली चीज सोना हो जरूरी नहीं, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ जो दिखते हैं हमारी आंखों से और कुछ जो नजर नहीं आते। जय हिंद।